रहीम अस्सलाम वालेकुम। ITA मई 2024 सर मैसेजात की असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं कि कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। हमें 5 प्रोडक्ट्स दी गई हैं, उसकी कॉस्ट दी गई है और NR भी दी गई है। वो कह रहे हैं इनकी जो वैल्यू है ना क्लोजिंग स्टॉक की, वो हमें बताएं क्या होगी। कॉस्ट तो हम सबको पता है क्या होता है, कीमत ख़रीद। NR भी देख लेते हैं। NR भी किसको कहते हैं? NR भी कहते हैं जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका फार्मूला होता है सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ की जो बेचने की कीमत रखी है वो 100 रुपये है, कुछ भी हो गया इस वजह से मैंने उसके ऊपर 5 रुपये कॉस्ट इनकर कर दी, 5 रुपये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इनकर कर दिया। अब उसके बाद जो मुझे मिला वो 90 रुपीज़ है, और 90 रुपीज़ उसकी NR भी है और कॉस्ट उसकी मिसाल के तौर पे 70 है। IS2 कहता है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NR भी इसको प्रेजेंट करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने देखा जो चीज़ हाई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वो कह रहे हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NR भी, यानी उसकी जो वर्स्ट कंडीशन पे भी वो चीज़ बिक सकती है तो वो आपने वो शो करनी है, हाईएस्ट शो नहीं करनी। तो जब नॉर्मली NR भी जो होती है वो ज़्यादा होती है कॉस्ट से, लेकिन कभी कभार जब आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म सही ना हो या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव ना किए गए हों या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो तो आपकी NR भी डाउन चल जाती है, फिर कॉस्ट पे आप NR भी पे शो करते हैं। अब इधर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 95,000 है कॉस्ट और 93,000 NR भी, तो NR भी पे शो करेंगे। इसी तरह अगला 1 लाख और 1,02,000 है तो 1 लाख पे शो करेंगे। 85,000, 79,000, 79,000 पे शो करेंगे। इन सब का सम करके जो चीज़ आंसर आएगा वो 391,000 आएगा और इस पे शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। अगला क्वेश्चन कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स। इन दो में से किस पे अप्लाई नहीं होता। हम स्टूडेंट्स को करते हैं एग्जाम में प्रेशर होता है तो हम करते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट है, जिस पे अप्लाई होगा फटाफट वो कर दो। वो कह रहे हैं किस पे अप्लाई नहीं होता, हमें ये बताओ। अब पहले देख लेते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने अपने एसेट और इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना, आपने अपनी लाइबिलिटीज और एक्सपेंस को अंडरस्टेट नहीं करना। यानी बिजनेस के लिए ये दो चीज़ें अनफेवरेबल होती हैं और ये दो चीज़ें फेवरेबल होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन जो चीज़ आपके अनफेवरेबल है उसको थोड़ा नहीं दिखाना, उसको जो उनकी असल वैल्यू है उस पर दिखाना है। और आपकी जो एसेट और इनकम्स है ना उनको आपने ज़्यादा करके नहीं दिखाना, जितने हैं उतने, ताकि आपका ये ना हो कि प्रॉफिट आपने गलत निकाला हो ज़्यादा, ये ना हो कि आपकी जो नेट रेशोज़ हैं वो आपने ज़्यादा निकाली हों, आपकी लाइबिलिटीज़ डाउन की गई हों तो इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी नज़र आए और आपकी शेयर की वैल्यू अप चल जाए। वो कहते हैं बिल्कुल जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो आपने दिखाना है। अब इस पे जिन पे अप्लाई नहीं होता वो हैं अंडर स्टेट ऑफ एसेट्स या ओवर स्टेट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को आप कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं और लाइबिलिटीज़ को आप ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी अक्लमंद बंदा या मैनेजमेंट ऐसी नहीं होगी जो अपने एसेट्स को खुद कम करे और या लाइबिलिटीज़ को खुद ज़्यादा करे। उनके बोनसेस रुक जाएंगे, उनकी शेयर वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए इन दोनों पे अप्लाई नहीं होता, बाकी दोनों पे अप्लाई होता है। हाउ वुड dishonor of customers check be recorded in the cash book? Select the most appropriate answer. इसको भी देख लेते हैं। वो कहते हैं जी जब मैंने एक सपोज कर लेते हैं एक चीज़ को, जब मैंने किसी को कोई सेल की होगी, मैंने क्या एंट्री की होगी, रिसीवेबल टू सेल्स या डेटर टू सेल्स। 1,000 की मिसाल के तौर पे मैंने सेल की। अब वो बंदा अगले दिन मुझे बैंक चेक दे गया। मैंने देखा जी बैंक, मैंने जब एंट्री पास की मैंने कहा बैंक टू रिसीवेबल, ये करके मैंने 1,000 रुपये में कर दी। अब मैं चेक लेके गया मैनेजर साहब के पास। मैंने कहा मैनेजर साहब ये चेक ज़रा पास करें। उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो हमारे पैसे नहीं दे रहा, आपके कहाँ से देगा, 1 रुपया इसके पास नहीं है, गोली करवा गया है, आपका चेक बाउंस हो गया, ये डिसऑनर है। तो मैं ये कैश बुक मैंने बनाई है। ये कैश बुक आप लोग जब देखेंगे तो डेबिट साइड पे कैश बुक के रिसीप्ट्स आती हैं, क्रेडिट साइड पे इसकी सारी पेमेंट्स आती हैं। तो वो बंदा जब मैंने रिकॉर्डिंग की होगी बैंक की, मैंने क्या किया होगा, बैंक टू डेटर, बैंक डेबिट है तो मैंने इस साइड पे 1,000 रुपये लिख दिया होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो डिसऑनर चेक है उसकी एंट्री का पास होगी, उसकी एंट्री हम आगे दोबारा करेंगे रिकॉर्ड। 1,000 से डेबिट कर देंगे डेटर को या रिसीवेबल को और 1,000 से क्रेडिट कर देंगे बैंक को। तो अब ये बैंक की जो 1,000 की साइड की होगी क्रेडिट, वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, पेमेंट साइड पे ना सिर्फ। तो वो यही पूछ रहे हैं कि किस साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे डिसऑनर चेक की एंट्री। तो वो हम करेंगे पेमेंट साइड पे ओनली, रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड ओनली। कस्टमर चेक की डिसऑनर की वो सारा कुछ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ डिसऑनर चेक की पूछ रहे हैं एंट्री, इसलिए सिर्फ पेमेंट साइड पे आएगी।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनमें से दो कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं? अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज, हाउएवर ही आल्सो यूजेज इट फॉर coming to office. Furniture and fixtures lying in the office were destroyed by the fire. Furniture was owned by one of the partner. It was not in the use of the business. Electricity bill एक partner के was paid from the business cash. Proprietor ने एक अपना generator office के लिए दे दिया और generator is not presently working and would be have to be repaired before it can be used. अब देखते हैं इनमें से कौन सी है तो क्यों है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, वो कहते हैं बिजनेसमैन ने एक व्हीकल परचेज किया अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। तो भाई ये कहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी? ना उन्होंने बताया कि फर्म के पैसे से इस्तेमाल ली है, यानी ये नहीं बताया कि फर्म ने उसको दी है, फिर भी कुछ आगे मसले होते हैं। सिर्फ ये कह दिया कि उसने एक प्राइवेट यूज़ के लिए अपनी ली है, लेकिन वो ऑफिस आने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ऑफिस आने के लिए इस्तेमाल करे, वो जहाँ मर्जी जाने के लिए इस्तेमाल करे, तो बिजनेस का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हुआ जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो जाए। अगर नहीं बिजनेस इन्वॉल्व तो कोई चीज़ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। फिक्चर एंड फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एक आग लगना एक इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट से कौन सी एंट्री आप पास करवाएंगे? मिसाल के तौर पे एक पार्टनर ने खाना खा लिया तो इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। 3-4 बंदे फर्म में घुस गए, इसकी एंट्री कुछ भी नहीं होगी। एक बंदा आया उसने फर्म के चाय पी ली, इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो ये जो इंसिडेंट होते हैं इनकी एंट्रीज नहीं होती। हाँ, इनके नतीजे में कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी एंट्रीज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आग लग गई है तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, उसकी एंट्री होगी, उसकी प्रोविजन बनेगी, या उसके आगे रिसीवेबल होगा, फिर वो कैश आएगा, सारा उसकी एंट्रीज होगी। एक आग लगने की एंट्री कुछ नहीं होगी। और जो फर्नीचर थे वो एक पार्टनर के थे, वो बिजनेस के यूज़ में भी नहीं थे। लो ये भी गई कि डेप्रिसिएशन भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अगला सी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ द फर्म्स पार्टनर वाज पेड फ्रॉम द बिजनेस कैश। अब इसको देख लेते हैं। अब जो उसने यानी अपना बिल पे किया है तो उसकी एंट्री क्या पास की होगी? ड्राइंग्स टू कैश। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होगा कि बिजनेस के यानी बिजनेस के पार्टनर को दिए हैं, उसके बिल के दिए हैं, वो सारा कुछ लेता है, लेकिन उसने ये की होगी ना एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, तो 5-5 हज़ार से उसकी ड्राइंग टू कैश होगी। अब इसमें वो भी इन्वॉल्व, बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी और बिजनेस भी इन्वॉल्व हो गया। अगला देख लेते हैं। वो कहते हैं जी प्रोप्राइटर ने जनरेटर दिया है। जब जनरेटर प्रोप्राइटर ने दिया गया हो तो जनरेटर एसेट इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी उसका इंक्रीज हो गया। 10,000 से मिसाल के तौर पर उसने 10,000 का दिया है तो 10,000 से सारा कुछ इंक्रीज हो गया। अच्छा, आप लोग जब टैक्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि इसका डिस्पोजल क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या, यानी इसकी कॉस्ट वो लेंगे जो पार्टनर कहेगा, या कॉस्ट क्या ली जाएगी उसकी, सारा कुछ आप लोग जाके यानी अपने टैक्स में पढ़ेंगे, इसमें क्या आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब अगला है जी, a company purchased a machine for ₹25 million having a residual value of 2 million. The machine is being depreciated at the rate of 50% using reducing value method. After 2 years, the company decided to change its depreciation estimate to straight line method. The remaining useful life of the machinery is 5 years with the residual value of 3 million. The net book value at the 3rd year end is approximately, इसको देख लेते हैं। एडिशन जब हुआ होगा कितने का? 25 मिलियन का। फर्स्ट डेप्रिसिएशन 25 इंटू ये आ रहा है ऊपर, 25 इंटू ये 25 इंटू 0.15, तो ये आ गई इसकी डेप्रिसिएशन। उसमें से ये माइनस किया तो 21.25 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन उसकी यही होगी, फिर उसकी डेप्रिसिएशन ये नेट बुक वैल्यू, फिर आपने इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से किया होगा, मैंने इसकी वर्किंग शो कर दी है क्या है। -3 इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो उसके 5 से डिवाइड किए, स्ट्रेट लाइन मेथड का यही फार्मूला ना, जो उसकी नेट बुक वैल्यू रहेगी वो 15.1 रहेगी। अब एक चीज़ जो मैंने इसमें आप लोगों को बतानी है या सिखानी है वो ये है कि हर बच्चा यही करता है कि 25 - 3.75 ये आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसको, फिर इस जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो, फिर निकालो। अब इस वैल्यू को छोड़ें इस तरीके को। अभी एक नया तरीका है, इसको देखें कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आई है ना, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस जो आपका डेप्रिसिएशन रेट है उसके साथ, तो आपकी डेप्रिसिएशन बिल्कुल वही आ जाएगी जो आपके अगले साल की होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये अपना एस्टिमेट ना बदलते, अपना मेथड ना बदलते, तो हम इसको 3.19 को इंटू करते 1 माइनस 0.15 से, तो वही चीज़ आई, वही डेप्रिसिएशन आ जानी थी, तो मुझे सबको माइनस करने से आनी थी। यकीन करें इस तरह ही होता है। तो अब अपना वक्त बचाएं, पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि आप सारा कुछ करें तो आपका पेपर आ जाएगा। तो इसी आसान तरीके से करें, इंशाल्लाह बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 6।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर द नॉट पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 हिस्से होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इनमें सिर्फ है जिसको IAS 7 डील करता है, बाकी सबको IAS 1 डील करता है। और आप लोग फार 1 में इंशाल्लाह जाके सब कुछ पढ़ेंगे। अब जो है इनकम रिटर्न, वो इनकम टैक्स रिटर्न की जो है वो आप फाइल करते हैं, वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होती। ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर इन सब पे रिपोर्ट्स देता है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा कतन नहीं होती। इसी तरह एक और चीज़ होती है डायरेक्टर रिपोर्ट, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ होती है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं होती। हिस्सा सिर्फ यही है जो IAS ने या IFRS ने हमें बता दिया है कि ये 5 चीज़ें सिर्फ इनका हिस्सा बनेगी। अगला जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसको भी देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इन सब का मजमुआ जो होगा वो आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, लेकिन वो होनी डायरेक्ट चाहिए, होनी वेरिएबल चाहिए। उसको जो मजमुआ करेंगे वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल। अगला जी द फंड्स ऑफ द पैटी कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन। जो पैटी कैश बुक के फंड्स होते हैं वो रिकॉर्ड 2 जगह होते हैं। पैटी कैश बुक एंट्री 2 प्लेसेस, 2 जगह पे होती है। एक्सपेंस की एंट्री होती है जी पैटी कैश बुक में, और जो एसेट रिडक्शन होती है, एसेट कौन सा, कैश, द मोस्ट लिक्विडेड एसेट आपका कैश होता है, उसकी रिडक्शन की एंट्री आपकी कैश बुक में जाती है। अगला जी क्वेश्चन नंबर 9, ABC एंड को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यूजिंग ₹2,09,000 कॉस्टिंग ₹2,09,000 and expected that the customer will not avail discount of 2%. What entry required if expectation goes wrong? अब देख लेते हैं इसको भी। अब ये एक टर्म है, ये पहले समझ लें, N/30 और 2%/30। तो N/30 का मतलब होता है कि जब अगर आपने 30 दिनों में देनी है ना पेमेंट, तो आपको पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, और अगर आपने 10 दिनों में दिया तो आपको 2% देनी पड़ेगी। इसको इस तरह भी लिखते हैं 0.02/10, इस तरह भी इसको लिखते हैं कि आपको 0.02%, वही होगी ना, यानी परसेंटेज में ही आ गई। अगर आपने 10 दिनों में दिया तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर मैंने पहले एंट्री क्या पास की होगी कि मुझे शक था कि वो लोग नहीं लेंगे मुझसे डिस्काउंट, मैंने ये एंट्री पास कर दी रिसीवेबल टू सेल्स, और जिस वैल्यू से उन्होंने खरीदी। अब उन्होंने जब हमें पैसे दिए तो उन्होंने डिस्काउंट अवेल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैश रिसीवेबल। सबसे पहले जो आपको कैश मिला है उसको लिख दें, फिर आपके जो रिसीवेबल थे वो लिख दें, और जो उनका डिफरेंस आ जाएगा वो आपका कैश, जो आपका सेल डिस्काउंट होगा वो होगा। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये है IFRS 15 का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फार 2 का लास्ट स्टैंडर्ड मोस्टली टीचर पढ़ाते हैं, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा यानी स्टैंडर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, उसका ये कंसेप्ट है। आप लोग फुल जोशो खरोश से जाके इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे ये। अगला जी विच of these two transaction would cause immediate change in the equity। immediate change in equity कौन सी 2 ट्रांजैक्शन से आएगा, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक एंट्री जो एक यानी इक्वेशन है उसको याद रखें कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी होता है। आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखते हैं ना कि एसेट की एक जगह कर देते हैं एसेट को, और जो लाइबिलिटीज और इक्विटी हैं उनको एक जगह प्लस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें ना, अगर हम इसको से असाइन करें तो क्या होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी बनता है ना, यही आप लोग अपनी बैलेंस शीट में करते हैं। अच्छा, इसको नेट एसेट भी कहते हैं, आप लोग देखेंगे आगे भी जाके, इक्विटी को नेट एसेट कहते हैं। अब देखते हैं जी इमीडिएट इफेक्ट किसका आएगा। बाट यानी डिलीवरी तक बाट ऑन दी क्रेडिट, आपने यानी ट्रक खरीदा है, एसेट यानी आपका ट्रक एसेट ही हो गया ना। अब आपने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं या पेएबल करना है तो वो लाइबिलिटी है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख का खरीदा और 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी होगी, तो क्या इफेक्ट आया मेरी इक्विटी पे, कुछ भी नहीं। 1 लाख माइनस 1 लाख 0 हो गया, इक्विटी तो मेरी 0 होगी ना। 1 लाख 0, कोई इफेक्ट नहीं आया मेरी इक्विटी पे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब बोरिंग फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12%,
मैंने बैंक से बोरिंग की है 10% के रेट पे। बैंक से मेरा जब मैंने पैसे लिए मुझे पैसे मिले तो मेरा क्या है वो एसेट इंक्रीज़ हो गया, फ़र्ज़ करें 12,000। अब अगला लाइबिलिटी मेरी आई वो भी 12,000 की इंक्रीज़ होगी, 12,000 माइनस 12,000, मेरा नेट जो फैक्टर रहा वो भी ज़ीरो ही रहा, कुछ नहीं हुआ इससे। अगला देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश टू सेव इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैंने अपने पैसों से अपने बिजनेस का जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म कर दी। मेरी एंट्री का की होगी लोन टू कैपिटल। लोन क्या है जी, मेरी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, लाइबिलिटी ख़त्म होगी, इक्विटी EQUITY, मेरी इक्विटी ज़्यादा होगी। अगर इसको मैं देखूँ इस पर फ़र्ज़ करें मैंने 1,000 करी है, 1,000 और इधर भी 1,000, 10,000 कर देते हैं, मेरी इधर इक्विटी इंक्रीज़ हुई होगी, माइनस का गया उधर जाके कर गया, मेरी इक्विटी बेशक नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए उसके ऊपर इफेक्ट ज़रूर आया है। आप लोग एंट्री से भी देख लें, मेरी इक्विटी में इफेक्ट ज़रूर आया है। वो नहीं पूछ रहे कि पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, वो आया इफेक्ट है। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स NRV पे इन्वेंट्री को आपने रिटर्न डाउन किया है, NRV एक्सपेंस आया होगा और इन्वेंट्री नीचे चल गई होगी, ये एक्सपेंस और ये एसेट है। एसेट कम हुआ तो क्या हुआ, मेरी लाइबिलिटी पे इफेक्ट हुआ, मेरी इक्विटी इफेक्ट हुई। तो जो भी वो पूछ रहे हैं वो यही है, कह रहे हैं आपकी इक्विटी इफेक्ट होगा, हमें वो बताएं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें एसेट कम होने से इक्विटी नीचे जा रही है डाउन, क्योंकि माइनस से अगर करेंगे नीचे तो आपकी ये जाएगी ऊपर और ये जाएगा तो उल्टा जाएगा आपका इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन दो में से कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ओनली। डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद कैश बुक ओनली टू सर्च causes of differences. Debit side of the cash book is compared with the credit column of the bank statement and vice versa. अब इसमें से कौन सी है, ए को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि BRS को सिर्फ अकाउंटिंग ईयर के आखिर में बनाया जाता है। बिल्कुल गलत। जब आपका बैलेंस टैली नहीं हो रहा, हर महीने पे हर हफ्ते पे रोज भी बना सकते हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बनाना है। डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि रिसीप्ट साइड जो है वो डेबिट साइड है, वो आपका फेवरेबल चीज़ है। BRS कैन बी स्टेटेड विद कैश बुक ओनली, नहीं, आप BRS को बैंक स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, कैश बुक से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। टू सर्च कॉजेज ऑफ डिफरेंस, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कंपेयर्ड विद द क्रेडिट कॉलम ऑफ द BRS ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक। यानी आपकी जो डेबिट साइड होगी कैश बुक की वो आपके लिए फेवरेबल है और जो आपकी क्रेडिट साइड है आपकी बैंक स्टेटमेंट की वो आपके लिए फेवरेबल है। क्यों ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि बैंक वालों के लिए जो आपके पैसे हैं वो उनके लिए लाइबिलिटी हैं, वो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि उनकी लाइबिलिटी है, वो उनकी लाइबिलिटी आपका एसेट है, इसलिए आप उनकी अपने एसेट को उनकी लाइबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए डेबिट साइड को आप क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं जी अ कंपनी परचेज्ड a manufacturing plant for 25 million rupees having residual value of 3 million. The plant is depreciated using reducing balance method at the rate of 20% per annum. What would be the book value of the plant after 3 years? इसको भी देख लेते हैं, शीट नंबर 11। अब ये चीज़ है ना, अब ये आंसर आया है। अब ये आंसर आया कैसे है, ये इसका फार्मूला है 25 × 1 - 20%, उसकी जो यानी ईयर पे लगा दिए वो 3 है। अब इसके साथ आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर, बिल्कुल एक स्मॉल सा यानी छोटा सा चीज़ है वो लगा के तो आप फार्मूला लगाएं और आपका इंशाल्लाह बिल्कुल सही आंसर आया करेगा। इस फार्मूले को भी देख लें। अगला क्वेश्चन है जी 13। द फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू द अल्फा ट्रेडर्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रेड डेटर्स 11,60,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 90,000 और जो आपके डेटर्स विल बी रिटर्न ऑफ हैं वो हैं 1,10,000। कंपनी की पॉलिसी है कि वो 10% डेब्ट पे अलाउंस क्रिएट करती है, क्लोजिंग बैलेंस उसका क्या होगा देख लेते हैं जी। अब प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेब्ट होती है उसकी जो फार्मूला वो ये होता है कि रिसीवेबल माइनस बैड डेब्ट एक्सपेंस। सबसे पहले उसमें से ये माइनस करते हैं, फिर सबसे पहले यानी दूसरे नंबर पे उसकी स्पेशल प्रोविजन भी माइनस करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे के ऊपर 8% लगानी है और ओवरऑल आपने 6% लगानी है, या किसी बंदे पे आपने 4% कर देनी है, या किसी ग्रुप पे ओवरऑल आपने वो करनी है, तो फिर उनको भी माइनस करेंगे सबसे पहले उसमें, फिर जनरल प्रोविजन लगती है।
इसका फार्मूला जी देख लें, इसमें से मैंने बैटअप निकालने हैं पहले सबसे, तो जो आंसर है वो आप लोगों के सामने है 10,50,000। फिर उस पर जो डेप्रिसिएट जो उसका अलाउंस का रेट था वो लगा दिए, वही आपका आंसर आ गया 1,05,000। अगला देखते हैं जी, वो कह रहे हैं जी अ लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ। करंट लाइबिलिटी कब क्लासिफाइड होती है, एक लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी के ऊपर कैसे क्लासिफाइड होती है? इट विल बी पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स, नहीं कि वो करंट एसेट से पेड की जाएगी, नहीं। इट इज पेएबल विद इन 1 और नॉर्मल ईयर ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज शॉर्टर। इफ द एंटिटी हैज अ राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 months, it is payable within 1 year or the normal operating cycle whichever is longer। अब इसमें जो आंसर बी है वो सही है, बाकी दो क्यों नहीं सही वो भी देख लेते हैं। पहले डी को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसको या 1 साल, जो उनमें से बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 16 माह का है, तो 16 माह की जो लाइबिलिटी वो करंट लाइबिलिटी होगी, अगर उसको मैंने 16 माह में पेबल करना है, तो आप सबको पता है लाइबिलिटी जो 12 माह में हमने पे करनी हो उसको कहते हैं। जो 12 माह या उससे भी कम चीज़ में हो, माह में हो, उसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जो लॉन्गर में है वो नहीं होगी लाइबिलिटी करंट, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। दूसरे नंबर पे अगर एंटिटी के पास एक राइट है कि वो एटलीस्ट 12 माह तक उसको लेके जा सकते हैं, नहीं पेएबल होती है बिल्कुल कि उसने यानी इसको इस 12 माह के अंदर पे करना ही करना है। वो कह रहे हैं कि उनको एंटिटी को राइट दे दिया कि वो आप 12 माह तक कम से कम उसको आगे ले जाएं, ये भी नहीं बिल्कुल सही। अगले नंबर पे जो बी है वो है कि वो कह रहे हैं 12 माह या 8 माह विच एवरेज शॉर्टर। 12 माह के अंदर अंदर ही आ गया ना वो चीज़, वो माह जो 8 माह है वो भी 12 माह के अंदर ही है, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। आप लोग आगे जाके गवर्नमेंट ग्रांट में IS-20 में अपनी लाइबिलिटीज़ को तोड़ा करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ में, तब आप लोग देखेंगे इसको क्या ये इस यानी MCQ की सही समझ आपको तब आएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस एसेट विद लाइबिलिटीज, इनकम विद एक्सपेंस, कैपिटल विद रिजर्व, एक्सपेंस विद कैपिटल। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस साल आपने इनकम कमाई है उसके एक्सपेंस को आपने उसी साल शो करना है। ये नहीं कि आपको इनकम कम रिसीव हुई है उसके ऊपर आपने एक्सपेंस ज़्यादा कर लें तो आप उसके जो एक्सपेंस है उसको तोड़ के अगले साल ले जाएं, अगले फिजिकल ईयर में शो कर दें। वो कहते हैं कि जिस साल आपने इनकम को किया ना यानी कमाई है और उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुए हैं वो उसी साल शो करें, ये मैचिंग कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, Which two of the following transaction will affect the asset and liabilities of the business at the same time? इसको भी देख लेते हैं जी। अब एंट्रीज देखते हैं। वो कहते हैं जी उल्टा शुरू करते हैं। रिसीव्ड ऑफ द कैश फ्रॉम अ कस्टमर, आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया। अब आपकी एंट्री क्या होगी? एसेट टू रिसीवेबल यानी कैश टू रिसीवेबल या बैंक टू रिसीवेबल। इसको बैंक भी कर देते हैं। बैंक टू रिसीवेबल, अब एक एसेट आपका इंक्रीज हुआ, रिसीवेबल भी आपका एसेट था वो आपका डिक्रीज हो गया, तो ये आपके एसेट और लाइबिलिटीज़ को एक वक्त में तो उसने हिट किया ही नहीं। अब आगे देखते हैं अगली। वो कहते हैं जी क्रेडिट सेल ऑफ द इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री की क्रेडिट सेल की है। क्रेडिट सेल की है इन्वेंट्री की, तो क्या आपकी एंट्री बनी होगी? रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल टू सेल बनी होगी ना। रिसीवेबल आपका एसेट है, सेल्स आपकी क्रेडिट इनकम है, तो इसमें भी कोई लाइबिलिटी और एसेट इकट्ठा हिट ही नहीं हुआ। अगला देखते हैं। वो कहते हैं रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपने पे कर दी है। वो आपने कैसे की है? लोन टू कैश, लोन आपकी लाइबिलिटी और एसेट आपका वो कैश, ये भी किया एक साथ ही होगी। इधर बैंक भी कर देते हैं। तो ये आपकी लोन टू एसेट, लोन टू कैश हो गया, आपका लाइबिलिटी और एसेट इकट्ठा हिट हो गया। अगला वो कहते हैं परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने फर्नीचर लिया है, फर्नीचर एसेट है और क्रेडिट आपका जो क्रेडिटर है वो आपकी लाइबिलिटी है, और एसेट और लाइबिलिटी इकट्ठा हिट हो गया आपका। ये आपका सही आंसर है ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज करेक्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से, उसकी कैलकुलेशन के हवाले से कौन सी चीज़ बिल्कुल सही है? वो कहते हैं जी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे सही आंसर आपको लगता है उसको सिलेक्ट करें। ऑल इन्वेंट्री आइटम्स शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि जो भी इन्वेंट्री आइटम्स है ना उनको आपको अपनी कॉस्ट पे शो करना चाहिए।
दूसरे नंबर पर वो कहते हैं जी परचेज प्राइस ऑफ द आइटम्स दैट हैव बीन हेल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड इज एन एक्सेप्टेबल मेथड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री। दूसरे नंबर वो कहते हैं कि जो आपकी पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, या पुराने ज़माने से मुराद है कि काफ़ी देर की जो आपकी चीज़ें पड़ी हैं नहीं बिकी, उनकी जो वैल्यू है उनको लेके बाकी सब चीज़ों पे मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी सही होगी उनसे जो 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 उनकी कीमत खरीद है। तीसरे नंबर वो कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी एक्सक्लूड प्रॉफिट विच हैज़ नॉट बीन येट एंड। अगले नंबर वो कहते हैं कि जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के दौरान आपने जो चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट कमाया नहीं ना, उसको आपने दिखाना नहीं अपनी उस वैल्यूएशन में। आखिरी वो कहते हैं ऑल इन्वेंट्री आइटम शुड बी वैल्यूड एट एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस लेस एनी कॉस्ट विच विल बी इंकर्ड। और वही एनआरवी का कंसेप्ट कि सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल पे शो करना है। अब देखें ए को और आपने डी को देखना है, और बी को भी देखना है, और सी को भी। IS2 का कहता है, वो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी आपने शो करना है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कॉस्ट पे करो, वो कह रहे हैं सिर्फ एनआरवी पे करो, और वो कह रहे हैं कि जो पुराने ज़माने की यानी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं उनकी परचेज प्राइस को लेके उसको रख लो, वो एक्सेप्टेबल मेथड है। और तीसरे नंबर पे वो एनआरवी का वो तरीका बता रहे हैं कि आपने एनआरवी को कैलकुलेट करते हुए या वैल्यूएशन करते हुए आपने जो प्रॉफिट नहीं कमाया ना, उसको आपने रखना ही नहीं अपने ऊपर, उसको आपने अपनी उसके एक्सक्लूड कर देना है, अपने उसको खातर ख्वाह नहीं लाना है उस प्रॉफिट को। तो इसका आंसर सही है, सी सही है। 18वां वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन टेक्स इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ द कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लान मेंटेनेंस। वो कहते हैं जी स्टोरेज कॉस्ट जो होती है ना फाइनेंशियल गुड्स की, वो इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनती। नॉर्मल कैपेसिटी जो है ना, जब प्रोडक्शन की नॉर्मल कैपेसिटी को, जब लॉस ऑफ कैपेसिटी को रिजल्ट कर रहे होते हैं तो मेंटेनेंस प्लान मेंटेनेंस को रिजल्ट यानी उसकी कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लॉस ऑफ कैपेसिटी में नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को भी लेके आए खातर ख्वाह रखते हैं। बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं। स्टोरेज को उसका पार्ट नहीं बनाते। आप लोग CMA में, EOQ में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये चीज़ पढ़ लेंगे कि स्टोरेज को उसका पार्ट नहीं होती, उसको एक्सपेंस आउट करते हैं। और नॉर्मल कैपेसिटी को जब आप लोग प्लान मेंटेनेंस करते हैं तो उसके कॉस्ट लॉस को रखते हैं खातिर ख्वाह। बिल्कुल सही है ये भी। जो MCQ नंबर 19 है उसको देख लेते हैं। मिस्टर ए, द ओनर ऑफ द बिजनेस विदड्रॉन कैश ऑफ 1 लाख, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वो कहते हैं कि उन्होंने ना 1 लाख रुपए का जो कैश है उसको विड्रॉ किया है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पे उसका क्या असर रहेगा देख लेते हैं अभी। अब देखें उन्होंने जब किए होंगे पैसों को विड्रॉ किया होगा, क्या एंट्री की होगी। ड्राइंग टू कैश मिसाल के तौर पे 1 लाख उन्होंने खुद बताया कि है 1 लाख की, 1 लाख देख लेते हैं। एक लाख की एंट्री उन्होंने कर दी होगी। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट पे इसका क्या असर भी पड़ा होगा। स्टेटमेंट में आप लोगों को पता है कैश क्या गया, एसेट डाउन गया। अब ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल में से माइनस कर दी जाती हैं, वो डिक्रीज कर दी जाती हैं कैपिटल में से और बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। स्टेटमेंट में इस पर क्या असर पड़ेगा देख लेते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एन अदर एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एन एसेट। इसमें से ये आंसर सही है, बाकी क्यों नहीं सही उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल ये बात तो ठीक है क्योंकि ड्राइंग्स माइनस हो जाना कैपिटल से स्टेटमेंट में। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या होगा वो बताओ। एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी में इंक्रीज कैसा हुआ किसी, यानी इसकी अगर हम एंट्री भी देखें तो लायबिलिटी में इंक्रीज कैसा है, कोई इंक्रीज नहीं है। डिक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन एन अदर एसेट, डिक्रीज इन एसेट तो हो रहा है कैश गया, इंक्रीज इन एन अदर एसेट कैसे हो सकता है। डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एन एसेट, ये तो दोनों चीज़ें ही गलत हैं इसमें। जो है क्वेश्चन नंबर 20 उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सी जो मेथड है वो डेप्रिसिएशन के जो बेसिस है उसको हिट करता है या उसको वायलेट करता है। अभी देख लेते हैं कौन सा करता है। अब डेप्रिसिएशन का बेसिस क्या है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हुए उसकी बेसिस क्या ली जाती हैं। कहा जाता है जी कि डेप्रिसिएशन को जब कैलकुलेट करना है तब उसकी बेसिस हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे बेशक वो उसकी इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस से या नहीं हो रहा, वो मेड अवेलेबल हो गया आपके लिए,
आपके बिजनेस के यानी प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई बिजनेस यानी डेप्रिसिएशन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी ही करनी है। अकाउंटेंट उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेगा ही करेगा। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जो वो मेथड है, लास्ट मेथड जो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वो कहता है कि भाई हम जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ना, हम उतनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमें कोई नहीं है उस साल से कि हमने अगर एक चीज़ भी ना बनाई तो हमने कोई डेप्रिसिएशन कोड करनी ही नहीं है। अगर आप इसको देख लें, स्ट्रेट लाइन मेथड, वो कहता है कि साल जितने भी साल आपकी यूजफुल लाइफ है वो एक ही डेप्रिसिएशन होगी। ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन कम होती रहेगी। ये डेप्रिसिएशन का जो नंबर है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जिस साल एक भी प्रोडक्शन हमने ना की, हमने डेप्रिसिएशन कोड ही नहीं करनी, जीरो डेप्रिसिएशन उस साल कोड होगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वो कहते हैं इन सितंबर 2020 ABC कंपनी रोट ऑफ 56,000 due from a customer who had become bankrupt. However, in January 2021, company unexpectedly received half of the payment. 28,000 रुपये मिल गया ड्यू फ्रॉम दैट कस्टमर, उस कस्टमर जो ड्यू था। हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर दिस अमाउंट इन अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 2021? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब इसके दो मेथड होते हैं, यानी इसको करने के, इसके मेथड करने के दो मेथड हैं। वो एक मेथड ये है कि आप लोग उसको बैड डेट एक्सपेंस में से माइनस कर दो, बैड डेट एक्सपेंस में से माइनस कर दें। दूसरी मेथड ये है कि आप उसको अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। तो इधर जो उन्होंने हमें दिया है वो कह रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं कि अक्रूवल तो हो ही नहीं सकता। प्री पेमेंट वो तो हमें हमारे पैसे होने के बाद दे रहा है। एज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब पैसे मिल गए हैं तो प्रोविजन क्यों इंक्रीज करनी, एज अनदर इनकम, ये हो सकता है। इसका डी आंसर सही है। इन परपेचुअल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी मेड टू रिकॉग्नाइज फ्री सैंपल गिवन इन द चैरिटी। और परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम, दो सिस्टम जो है। परपेचुअल सिस्टम जो होता है ना, वो कहता है कि जो भी चीज़ आपने की है ना, उसके साथ आपने जो क्रेडिट करना है वो इन्वेंट्री को करना है। इसकी आगे एंट्रीज भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल और इसकी भी आगे आ जाती हैं, लेकिन इधर मार्केटिंग एक्सपेंस में वो इन्वेंट्री को कर रहा है। फिर इसमें क्या होता है, जब ईयर एंड होता है तो सिर्फ इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो आपकी आती है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम कहता है हम परचेजेस को करेंगे, ये परचेजिंग को कर करके फिर क्लोजिंग स्टॉक को जाके फिजिकली वेरीफाइड करना पड़ता है। तो जो पीरियोडिक सिस्टम है उसमें मार्केटिंग एक्सपेंस टू परचेजेस इसकी इन्वेंट्री होगी, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में होगी मार्केटिंग एक्सपेंस टू इन्वेंट्री। अगला क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू XYZ लिमिटेड बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। यानी जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो 26,000 है, यानी अनफेवरेबल जो पेमेंट साइड पे हमारा आ रहा होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। बैलेंस एज पर कैश बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट 6500, बिल्कुल सही है। जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे होता है वो हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए, बैंक वालों के लिए तो कुछ भी नहीं अच्छा, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी है, हमारे लिए एसेट है। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं, यानी हमने एक बंदे को दे दी है कि तुम इसको कैश करवा लो, वो बंदा अपनी सुस्ती की वजह से, किसी और वजह से 6 माह का टाइम ले रहा है और उसने जाके अभी कैश नहीं करवाए। हमने अपनी तरफ से उसको कर दिया है कि हमने पेमेंट कर दी है, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास तो अभी है नहीं, तुम्हारे पैसे इधर पड़े हुए हैं अभी। अब वो कह रहे हैं कि वो द ओनली रिकॉन्सिलिएशन आइटम लेफ्ट इन सम कैशेज checks banked and not credited in the financial statement. What is the total of the checks banked and not yet credited? यानी वो चेक्स, उन चेक्स की वैल्यू बताओ जो क्रेडिटेड अभी नहीं हुए लेकिन हमने दे दी हैं लोगों, हमें मिल गई हैं लोगों से। अब उनकी वैल्यू देख लेते हैं आगे जाके। अब ये मैंने दोनों मेथड से किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पहले जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 6500, क्योंकि पॉजिटिव हमारे लिए अच्छा है। अनप्रेजेंटेड चेक आप लोगों को पता है कि बैंक जो अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू करें तो उसको माइनस कर देते हैं। अनक्रेडिटेड चेक 13,000 हमारे लिए आ गए, और जो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है वो 26,000 नेगेटिव का आ गया। इसी तरह मैंने इस तरफ भी किया है, ये देखें बैलेंस एज पर कैश बुक 26,000 माइनस का आ गया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 65,000 वो नीचे आ गया, और अनक्रेडिटेड चेक इसमें जमा होंगे, अनप्रेजेंटेड चेक जमा होंगे और अनक्रेडिटेड चेक माइनस हो जाएंगे।
और वो यहाँ भी 13,000, वहाँ भी 13,000। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, हम देखते हैं इसको, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। यानी वो कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने आपके पैसे देने हैं तो आपसे उसने परचेज किया गुड्स को क्रेडिट पे, ये आपकी लाइबिलिटी है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं, ये हमारे लिए एसेट है। अ ट्रांजैक्शन टू परचेज गुड्स टू बी पेड फॉर इमीडिएट पेमेंट, यानी अगर किसी ने नेट पेमेंट कर दी है कैश पे, तो अगर उसके लिए जो ट्रांजैक्शन हुई है वो लाइबिलिटी है। वो तो नेट पेमेंट कर दी, वो लाइबिलिटी कहाँ से बन गई ना, वो हमारे लिए लाइबिलिटी कहाँ से बन गई। अ ट्रांजैक्शन टू परचेज गुड फॉर इमीडिएट पेमेंट, टू बी पेड है, इधर ये कह रहे हैं कि टू बी पेड है कि देंगे, वो उधर कह रहे हैं कि उसने इमीडिएट पेमेंट कर दी है, तो ये भी लाइबिलिटी नहीं है। एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, एक जो कीमत जो बिजनेस ने यानी पे करनी है, किसी से ओड कर ली है, वो लाइबिलिटी है। बिल्कुल सही, ये लाइबिलिटी है। और इसकी पूरी डेफिनेशन ये होती है कि ऑब्लिगेशन है बिजनेस पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसके पास इवेंट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रेडिट एंट्री डिक्रीजेज लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इनकम, क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीजेज एक्सपेंस एंड इंक्रीज इनकम। देखते हैं इनमें से कौन सी सही है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, एक यानी कुलिया एक है आसान सा, वो समझ लें। डेड क्लिक, इस नाम से DEADCLIC, डेड क्लिक। D से डेबिट, E से एक्सपेंस, A से एसेट, D से ड्राइंग्स, C से क्रेडिट, L से लाइबिलिटी, I से इनकम, C से कैपिटल। ये मुझे बहुत आसानी थी इससे याद करने की, क्या चीज़ डेबिट और क्या चीज़ क्रेडिट। अब जो इन चीज़ों में आ रहा है ना, अगर डेबिट हो जाएगी तो वो इंक्रीज कर देगी इस चीज़ को। डेबिट एंट्रीज विल इंक्रीज वन ऑफ दीज, इसमें से एक को डेबिट एंट्री इंक्रीज करेगी। यानी एसेट, मैंने अभी आप लोगों को एक एंट्री दिखाई थी ना, कैश टू रिसीवेबल, यानी एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, वही मैंने चीज़ लिखी है, डेबिट एंट्री विल इंक्रीज वन ऑफ दीज, इनमें से एक को इंक्रीज जरूर करेगी। अभी आप लोगों को एक और एंट्री दिखाई थी, ड्राइंग्स टू एसेट, यानी है दोनों डेबिट है, लेकिन एक क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा था, ड्राइंग्स अप जा रही थी, इसलिए एक चीज़ को इंक्रीज जरूर करेगी इनमें से जब डेबिट एंट्री होगी। इस तरह नीचे वाली चीज़ है, क्रेडिट एंट्री विल इंक्रीज वन ऑफ दीज, इनमें से एक चीज़ इंक्रीज जरूर होगी जब क्रेडिट लाइबिलिटीज होगी। यानी लाइबिलिटी कभी इंक्रीज क्रेडिट एंट्री होगी, या कभी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कभी इनकम इंक्रीज होगी, कभी कैपिटल इंक्रीज होगा। अब उस चीज़ को पढ़ते हैं हम। वो कह रहे हैं जी क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीजेज लाइबिलिटीज। अभी हमने पीछे देखा कि क्रेडिट एंट्रीज इंक्रीजेज लाइबिलिटीज, क्रेडिट एंट्री से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीजेज इनकम, ये तो सही है कि इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज लाइबिलिटीज ये गलत है। क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीज एक्सपेंसेस हो सकता है भाई, एंड इंक्रीज एसेट्स, ये एक बात गलत है। क्रेडिट एंट्री से एसेट कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता। क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट एंट्री से अगर आपका एसेट इंक्रीज होगा तो होगा, क्रेडिट एंट्री से हो ही नहीं सकता, इसलिए बोथ आर इनकरेक्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह कल आप लोगों को दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।